कहते हैं समय कभी भी किसी का बदल सकता है। राजा का रंग और रंग को राजा बना देता है। आज की कहानी में कुछ इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। एक आदमी जो अपनी कार से दिल्ली जाने के लिए घर से निकलता है, रास्ते में एक चौराहे पर जाम की स्थिति होती है और उस जाम में वो इंसान फंस जाता है। तभी कुछ भीख मांगने वाले उसकी कार के पास आकर के मांगने लगते हैं। वो इंसान अपनी जेब से पैसे निकाल करके मांगने वाले को देता है कि तभी एक महिला भिखारी उसके गाड़ी की तरफ आती है और कहती है कि साहब, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। जब वो व्यक्ति उस महिला भिखारी को देखता है तो हैरान परेशान सन्न रह जाता है, क्योंकि वो महिला उसकी तलाकशुदा पत्नी होती है जो लगभग 3 साल पहले उससे तलाक लेकर के उससे अलग हो जाती है। तलाक के मुआवजे में उस व्यक्ति ने अपनी पत्नी को लगभग 40 लाख रुपए भी दिए थे। वो व्यक्ति इस चीज़ को सोच करके परेशान हो जाता है कि अपनी पत्नी को उसने लगभग 40 लाख रुपए दिए थे और आज वो इस इतने कम समय में भीख मांगने को मजबूर है। आखिर क्या बात होती है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशनी कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए नई नई कहानी ढूंढ कर लाता रहूँ। आज की जो सच्ची कहानी है वो उत्तर प्रदेश के कन्नौज से है। सत्येंद्र जी अपनी कार से अपने काम के लिए दिल्ली जा रहे थे और रास्ते में एक जगह जाम की स्थिति रहती है। उनकी गाड़ी वहाँ जाम में फंस जाती है। तो वो अपने ड्राइवर से कहते हैं कि जाम में थोड़ा आराम से ही गाड़ी चलाना, जल्दीबाजी की ज़रूरत नहीं है। उनकी बात सुन करके उनका ड्राइवर आराम से साइड में गाड़ी खड़ा करके जाम खुलने का इंतज़ार करने लगता है कि तभी कुछ सिग्नल पर भीख मांगने वाले महिलाएं उनके गाड़ी के पास आती है और उनसे पैसे मांगती है। सत्येंद्र जी थोड़े दयालु किस्म के थे। उन्होंने अपने पॉकेट से कुछ रुपए निकाले और मांगने वाले को देने लगे। जो उस समय वहाँ पे पैसे मांग रही थी भिखारी, उनको वो पैसे देते हैं कि तभी थोड़ी दूर से एक महिला आवाज़ देती है और आवाज़ देते हुए उनकी गाड़ी के पास आ रही होती है। वो महिला कहती है कि साहब, आपने मुझे तो कुछ दिया ही नहीं। वो महिला उस कार के अंदर झांकती है तो वो महिला भी सत्येंद्र जी को देख करके स्तब्ध रह जाती है और उस महिला को देख करके सत्येंद्र भी हैरान परेशान सन्न रह जाते हैं। दोनों को एक दूसरे को देखने के बाद हैरान परेशान होने की स्थिति इस कारण से थी क्योंकि वो दोनों पूर्व में पति पत्नी रह चुके थे, तलाक के बाद से अलग रह रहे थे। उसके बाद सत्येंद्र जी अपनी पत्नी, जिनका नाम रूबी है, पूछते हैं कि रूबी, ये किस दशा में हो, इस किस हाल में हो, तुम्हें ऐसी कौन सी नौबत आ गई, ऐसा क्या तुम्हारे साथ हो गया कि तुम भीख मांगने पर मजबूर हो गई हो। रूबी रोने लगती है। सत्येंद्र जी उसे गाड़ी में बैठने का इशारा करते हैं। जब रूबी उस कार में बैठती है तो आसपास वाले और जो भीख मांगने वाले थे उन्हें लगता है कि कहीं उस गाड़ी वाले ने महिला भिखारी के साथ कुछ गलत करने के इरादे से तो नहीं गाड़ी में बैठा लिया है। वो सभी उस कार के आसपास जमा होने लगते हैं। तब सत्येंद्र जी बताते हैं कि ये महिला उनकी तलाकशुदा पत्नी है और अभी ये भीख मांगते हुए मुझे मिली, इसलिए मैं बातचीत के लिए इनको अपनी गाड़ी में बिठाया। और वो महिला रूबी भी सबको बताती है कि कोई बात नहीं है, ये हमारे पूर्व पति हैं, हमारे साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो मार्केट वाले थे, दुकान वाले थे, वो चले जाते हैं। जाम से निकलने के बाद सत्येंद्र एक जगह एक होटल पर रुकते हैं, अपने ड्राइवर को कुछ पैसा देते हैं और कहते हैं कि जा कर के एक अच्छी सी साड़ी, कपड़ा और चप्पल वगैरह लेके आ जाओ रूबी के लिए। ड्राइवर वहाँ से चला जाता है कपड़े और चप्पल लाने के लिए। इधर सत्येंद्र जी उस होटल पर बैठते हैं और रूबी से कहते हैं कि तुम जा कर के पहले स्नान कर लो
जब तक कपड़ा लेकर के आ रहा होगा ड्राइवर, उसके बाद रूबी उस होटल में जा कर के स्नान करती है। उसके लिए जो कपड़ा लाया गया था वो कपड़ा पहन कर के वो जब होटल से बाहर निकल रही होती है, उसे देख कर के सत्येंद्र जी की आंखें खुली की खुली रह जाती है, क्योंकि रूबी बहुत ही खूबसूरत थी और नए कपड़ों में वो अभी सत्येंद्र को बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। जो थोड़ी देर पहले बिल्कुल फटे मैले कुचेले कपड़ों में थी, अभी वो स्नान करके नए कपड़े पहन करके बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। रूबी सत्येंद्र जी के पास में आकर के बैठती है, थोड़ी बहुत बातचीत होती है। सत्येंद्र जी बताते हैं कि रूबी अभी मेरे पास समय नहीं है, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, तुम अपना पता मुझे बता दो, कल मैं दिल्ली से जब लौटूंगा तब तुमसे आकर के मिलूँगा और फिर तुम्हारी पूरी कहानी सुनूंगा, पूरी बातचीत करूंगा। रूबी उन्हें अपना पता दे देती है। उसके बाद सत्येंद्र जी वहां से अपने ड्राइवर के साथ में दिल्ली निकल जाते हैं अपने काम के लिए, और रूबी फिर अपने जगह पर जहां वो रहा करती थी वहां चली जाती है। रात के समय इधर दिल्ली में सत्येंद्र जी अपना काम पूरा करके अपने होटल में एक जगह रुके होते हैं, पर उनको नींद नहीं आ रही होती है। आखिर उनके मन में एक जिज्ञासा चल रही है कि उनकी पत्नी इस हालात में कैसे पहुंच गई। वो सोच रहे थे कि कैसे रात ख़त्म हो जाए और वो कल जाकर के अपनी पत्नी से मिले और उनसे उनकी जानकारी लें कि आखिर वो इस हालात में कैसे पहुंच गई। इधर रूबी का भी कुछ वही हाल था। वह सोच रही थी कि जब भी मेरे पति आएंगे तो मैं उनसे अपनी गलती स्वीकार करके उनके पैरों में गिर जाऊंगी और अपने साथ रखने की गुहार लगाऊंगी। दोनों अपनी अपनी बातों को लेकर के जगे रहते हैं, दोनों को नींद नहीं आती है। अगले दिन सत्येंद्र जी दिल्ली से वापस आते हैं और रूबी के बताए हुए पते पर जाते हैं। उनको देख कर के रूबी रोने लगती है। सत्येंद्र जी पूछते हैं कि बताओ आखिर पूरा माजरा क्या है। तब रूबी उन्हें शुरू से लेकर के पूरी कहानी बताती है कि जब उनकी शादी सत्येंद्र से तय हुई थी तब उसके परिवार वाले खुश थे कि एक पैसे वाले घर में उसकी बेटी जा रही है, पर धीरे धीरे सत्येंद्र और रूबी के बीच में जो थोड़ा बहुत झगड़ा, थोड़ा बहुत मनमुटाव होता था, उस बीच में उस रूबी के घर वाले रूबी को भड़काने लगते हैं और रूबी अपने परिवार वालों के बात में भी आ जाती है और आखिर मामला तलाक तक पहुंच जाता है। सत्येंद्र रूबी को समझाते भी थे कि तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो, तलाक लेने के बाद तुम बाद में बहुत पछताओगी, पर उस समय रूबी अपने परिवार वालों के बातों में, बहकावे में आकर के वो सत्येंद्र की बात नहीं मानती है। रूबी का जीजा और उसके मौसा मौसी, ये तीनों खास करके रूबी को उसकी पारिवारिक जीवन में जहर घोल देते हैं, उसके रिश्ते को सामान्य होने नहीं देते हैं। जब रूबी और सत्येंद्र का तलाक होता है तो परिवार वालों की बातों में आकर के रूबी ने लगभग 40 लाख का मुआवजा अपने पति से लेती है। सत्येंद्र कोर्ट का आदेश पाते ही अपनी पत्नी को वो सारे पैसे भी दे देते हैं। उसके बाद कानूनी तौर पर वो दोनों अब पति पत्नी से अलग हो चुके थे। सत्येंद्र अपने काम में, अपने बिजनेस में लगे रहते हैं और इधर रूबी बताती है कि शुरुआत में तो उसके परिवार वाले, उसके जीजा, मौसा, भाई सभी उसकी बहुत खातिरदारी करते हैं, बहुत मान सम्मान देते हैं, पर धीरे धीरे करके किसी न किसी बहाने से रूबी से पैसे ऐंठते रहते हैं। रूबी का जो जीजा है वो रूबी से कहता है कि तुम्हारी शादी एक बहुत ही अच्छे लड़के से कराऊंगा, बहुत बड़े घर में करवाऊंगा, जिससे रूबी सोचती है कि चलो अच्छा ही है कि उसकी शादी कहीं और पहले से भी बड़े घर में होगी। कभी ज़मीन खरीदने का हवाला दे करके, कभी कुछ किसी न किसी प्रकार से रूबी से वो पैसे जो उसको अपने पति से मिले थे वो सारे परिवार वाले हड़प लेते हैं और लास्ट में रूबी को एक उम्रदराज व्यक्ति से शादी के लिए बोलते हैं। रूबी जब उस लड़के को देखती है तो शादी से इनकार कर देती है, मना कर देती है। उसके इनकार करने के बाद उसके परिवार वाले
रूबी को सताना शुरू कर देते हैं, क्योंकि अब रूबी के पास में पैसे तो थे नहीं। जो पैसे थे सारे उसके परिवार वालों ने, उसके जीजा ने उससे निकलवा लिए थे। अब उसके पास फूटी कौड़ी नहीं थी, तो अब रूबी उन लोगों के लिए उसके काम की थी नहीं, इसलिए उसके साथ बुरा बर्ताव शुरू कर देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं, सही से खाना नहीं देते हैं। रूबी जब अपने परिवार, अपने घर में अपने साथ ऐसा होता देखती है, तो फिर वो अपने जीजा, अपने बहन के घर जाती है। वहाँ भी उसके जीजा ने उसको धुतकारते हुए कहा कि जो अपने पति की नहीं हुई वो हमारा क्या होगी। ये बात रूबी को बहुत ही घर कर जाती है, उसके दिल पर एक गहरी चोट, एक छाप छोड़ जाती है। उसके बाद रूबी वहाँ से भी निकल जाती है और भटकने लगती है। एक जगह उसे भीख मांगते हुए कुछ महिला दिखाई देते हैं। रूबी भी उन महिलाओं के साथ ही भीख मांगने लगती है। वहीं सिग्नल के पास में ही एक छोटा सा कमरा किराए पर लेती है और उसी में रहा करती थी। आज 3 साल के बाद रूबी और उसके पूर्व पति सत्येंद्र के साथ में मुलाकात होती है। ये कहानी बताते हुए रूबी रोने लगती है और सत्येंद्र से कहती है कि मैं आपको आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना शादी के बाद आपसे करती थी। रूबी अपने पति से आग्रह करती है कि वो उसको अपने साथ लेकर के चलें, पर सत्येंद्र मना कर देते हैं। कहते हैं कि नहीं रूबी, तलाक का फैसला तुम्हारा अपना फैसला था। मैंने तो तब भी तुम्हें समझाया था कि तलाक लेने के बाद तुम पछताओगी, और आज तुम पछता रही हो। अब कानूनी तौर पे हम लोग पति पत्नी हैं नहीं, तो अब हमारा तुम्हारा कोई संबंध भी नहीं है। मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। रूबी रोने लगती है, पर रूबी के रोने का असर सत्येंद्र को नहीं होता है। सत्येंद्र अपने जेब से कुछ पैसे निकालते हैं और रूबी को देते हैं। कहते हैं कि ये पैसे रख लो, तुम्हारे काम आएंगे, और हो सके तो भीख मांगने की जगह कुछ काम कर लो और इज्जत की 2 रोटी खाओ। इतना कह के सत्येंद्र जाने लगते हैं। जब वो अपनी कार के पास पहुंचते हैं, तभी पीछे से रूबी उनके पैरों में आकर के रोने लगती है, गिर के रोने लगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए। पर सत्येंद्र उसको उठा करके खड़ा करते हैं। कहते हैं कि नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। तभी बीच में रूबी सत्येंद्र की बात को काटते हुए कहती है कि ठीक है, पर माँ जी कैसी है, उनके बारे में कुछ बताते जाओ। सत्येंद्र की माँ रूबी को बहुत माना करती थी, क्योंकि रूबी उस घर की इकलौती बहू थी और सास अपनी बहू को बहुत मानती थी, बहुत प्यार करती थी। उनका प्यार अभी भी रूबी को याद था, इसलिए रूबी ने अपने पति से अपनी सास के बारे में पूछा। सत्येंद्र बताते हैं कि उसकी माँ ठीक है। तब उसके बाद सत्येंद्र ने अपनी माँ को फ़ोन लगाया और अपनी माँ से बात करते हुए कहते हैं कि माँ, रूबी मिल गई है, वो तुमसे बात करना चाहती है, क्या तुम बात करोगी? सत्येंद्र की माँ कहती है कि मुझे बात करवाओ रूबी से। रूबी अपनी सास से बात करती है, रोने लगती है। उधर सास का भी कुछ वैसा ही हाल था। उसके बाद सत्येंद्र की माँ सत्येंद्र से बात करती है और सत्येंद्र को कहती है कि रूबी को अपने साथ वो घर लेके आए। सत्येंद्र अपनी माँ की बहुत इज्जत करते थे, उनका मान सम्मान करते थे और अपनी माँ की किसी बात को वो टाल नहीं सकते थे। अपनी माँ के द्वारा जब आदेश मिलता है कि रूबी को वो साथ में घर लेके आए, तब सत्येंद्र रूबी को कहते हैं कि ठीक है, कपड़े बदल लो और मेरे साथ घर चलो। रूबी इस बात को सुन कर के खुश हो जाती है और अपने पति के साथ उनकी गाड़ी में उनके साथ बैठ कर के घर निकलती है। जब रूबी अपने घर पहुंचती है तो देखती है रूबी की जो सास है वो उसके लिए पूजा की थाल आरती तैयार करके रखती है। रूबी गाड़ी से उतरती है और रोते हुए दौड़ करके अपनी सास के पैरों में जाके गिर जाती है और कहती है कि माँ जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब मैं कभी भी इस घर को छोड़ करके नहीं जाऊंगी, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसके बाद रूबी की सास उसको प्यार से उठाते हैं, उसकी आरती उतारते हैं
और एक बेटी की तरह उसे अपने घर ले जाते हैं। उसके बाद से रूबी और सत्येंद्र दोनों खुशी खुशी अपनी आगे की ज़िंदगी जीते हैं और एक खुशहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये थी आज की कहानी। कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।